नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। हिंदुस्तान की एक बेटी परदेश की जेल में बंद है। उस पर 4 महीने की बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। उसे फांसी की सजा सुनाई गई है और 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दे दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं बांदा की उस शहजादी की जो यूएई की आबू धाबी जेल में बंद है। शहजादी कैसे वहां पहुंची, क्या जुल्म किया, फिर उसे ये सजा आखिर कैसे मिली, वो एक दर्दनाक कहानी है। फिलहाल दिव्यांग शहजादी को यूएई की कोर्ट ने 21 सितंबर को फांसी के फंदे पर लटकाने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। यह खबर मिलते ही पीड़िता शहजादी के घर में कोहराम मच गया है। फांसी की सजा पाई शहजादी के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को बचाने के लिए लगातार फरियाद कर रहे हैं। यूएई सरकार की ओर से उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि शायद उनकी बेटी को जीवन दान मिल जाएगा, उनकी बेटी सही सलामत हिंदुस्तान वापस आ जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। ये दर्द है उस माँ का जिसकी बेटी को आबू धाबी में 21 सितंबर को फांसी दी जाएगी। बांदा की रहने वाली शहजादी दिव्यांग है और यूएई की आबू धाबी जेल में कैद है। उस पर एक बच्चे का कत्ल करने का जुर्म साबित हो चुका है। बांदा की जिस बेटी को दुबई में सुनाई गई सजाए मौत, उसके वहां तक पहुंचने की हैरान करने वाली कहानी है। जिस रास्ते से वो वहां पहुंची वो डराने वाला है। इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिए। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब ना कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसके कट लगाया। सब अंदर आ गई। जब पत्नी बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई। सब बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ और कथित मानव तस्कर के प्रेम जाल में शहजादी फंसती चली गई। चूंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और वहां से उसे इलाज कराने के नाम पर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाली दंपति फैज और नादिया के हाथ शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया था, जहां शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था और फैज और उसकी पत्नी के टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था। इसी बीच फैज का 4 महीने के बेटे की मौत हो गई, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाली इस दंपत्ति ने शहजादी पर लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर दिया। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। यूएई में शहजादी को इस दर्दनाक सजा का ऐलान किया गया, तब उसके परिजनों ने बांदा सीजेएम कोर्ट में फरियाद कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही परिजनों ने पीएम मोदी से शहजादी को बचाने की फरियाद भी की थी। बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता को छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें। बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। एक और परिवार पीएम मोदी के अपनी बेटी की जान बचाने की फरियाद कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूएई के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर हैं और वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में परिवार की फरियाद यूएई तक पहुंच सकती है। जितना हैरान करने वाली शहजादी का बांदा से यूएई तक का सफर है, उससे ज्यादा परेशान करने वाले वो सबूत हैं जिसके आधार पर शहजादी को सजा सुनाई गई है, जिसका खुलासा आज हम अपने इस शो में करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डेली। ये खबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर हमारे देश भारत के लिए ज़रूरी है। हम तमाम महिलाओं के लिए ज़रूरी है। ये खबर शहजादी के लिए ज़रूरी है, उसके परिवार वालों के लिए ज़रूरी है और इसीलिए इस खबर को प्रमुखता से कल हमने 9:30 पर दिखाया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ रेहान अशरफ जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो कि शहजादी के दोस्त है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, और अली मोहम्मद है, एडवोकेट है,
लगातार संपर्क में है परिवार वालों से। शब्बीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहजादी के पिता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत अली जी आपसे करना चाहूंगी। इस मामले को लेकर कई तरह की गुत्थियां हैं जो सुलझी नहीं हुई हैं। शहजादी का सफर बताइएगा, जब वो 15 दिसंबर 2021 जिसका जिक्र किया जा रहा है, जब वो भारत छोड़कर यूएई में गई थी, तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए 15 दिसंबर 2021 को वो यहाँ से दिल्ली चली, दुबई गई थी और वहाँ से अबू धाबी में वो नाजिया और फैज़ एक दंपत्ति हैं, उनके यहाँ वो एज ए बेबी सीटर के तौर पे काम करती थी। यहाँ से उनको जिन्होंने भेजा था उनका नाम है उज़ैर भी और शहजादी खान दोनों फेसबुक के माध्यम से ये लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे समाज सेवा के तौर पे। उज़ैर ने पैसों के एवज़ में, जो कुछ पैसे इन्होंने इससे भी लिया शहजादी खान से, और उसके बाद उनको इस शर्त पे कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी अबू धाबी में करा दी जाएगी अगर आप वहाँ काम करिएगा तो, और 4 घंटे की जॉब के नाम पे उनको ले जाया गया था, जिसमें ये वादा था कि 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आप 4 घंटा काम कीजिए, उसके बाद आप जो सामाजिक काम भारत में करती हैं वही काम आप अबू धाबी में भी कीजिएगा और वहाँ पे हम लोग आपकी प्लास्टिक सर्जरी भी करा देंगे। इसको समझ करके ये लोग वहाँ से वो गए थे। वहाँ जाने के बाद जिनके यहाँ वो गई थी, नादिया दंपत्ति के यहाँ वो गई थी, तो नादिया मैडम जो थी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उनके यहाँ डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद बच्ची की केयरटेकर के तौर पे नाजिया इनको रखती हैं, बेबी सिटर के तौर पर नाजिया और फैज़ रखती हैं शहजादी को जो शुरू में विजिट वीज़ा पे जाती हैं, वो विजिट वीज़ा उनका होता है। उसके बाद में विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन होता है, बाद में एक लेबर लॉ का वायलेशन होता है वहाँ अबू धाबी के लॉ के अकॉर्डिंगली, जिसका कहीं कोई तज़किरा नहीं हुआ, कि उनको 2 साल का लेबर वीज़ा दिलवाया जाता है। जो लेबर वीज़ा वो किसी और आदमी के नाम पे है, लेकिन वो काम कर रही हैं नाजिया और फैज़ के यहाँ। ये एक लेबर लॉ, दुबई के लेबर लॉ का एक वायलेशन है। उसके बाद 7 दिसंबर 2022 को बच्चे की डेथ होती है। डेथ में हमारा क्लेम ये है कि बच्चे को 5 तारीख को एक सुई का इंजेक्शन दिलाया जाता है, जो वक्त से 1 महीना पहले उनको दिलाया जाता है बच्चे को, जो छोटा बच्चा जो था। उस टीका दिलाने के बाद जब बच्चा घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और चूँकि यही शहजादी जो है वो उस बच्चे को संभालती थी। नाजिया मैडम अपने जो दिनचर्या उनका काम था, जो उनका प्रोफेशन था, वो उसमें व्यस्त रहती थी और ये उनको संभालती थी। एक दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जिस दिन बच्चे को सुई पड़ा था उस दिन शहजादी और शहजादी की वालदा दोनों IMO चैट पे, वीडियो चैट पे घंटों एक साथ थीं। आप ये बात इनकी वेरीफाई यहाँ करा सकती हैं कि ये IMO चैट पे शहजादी से अपने गांव से लगातार बात कर रही थी। 4 से 6 घंटा इन्होंने लगातार शहजादी से बात किया है और ये बार बार कह रही थी कि भाई बच्चा बहुत रो रहा है, इन्होंने बच्चे को दिखाया नहीं है। जो इंजेक्शन पड़ता है, इंजेक्शन पड़ने के 24 से 48 घंटे के अंदर में बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद नाजिया और फैज़ जो है बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में हॉस्पिटल के स्टाफ उनसे ये कहता है कि आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, अगर डेथ में हमारी नेग्लिजेंसी है या हमारी वजह से अगर डेथ हुई है तो। लेकिन नाजिया और फैज़ ने वहाँ इस बात से इनकार कर दिया कि उनको कोई पोस्टमार्टम कराना था, और उन्होंने बाकायदा ये डिक्लेरेशन वहाँ दिया है कि मुझे किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन पे कोई कंप्लेंट नहीं करना है, ना उनसे शिकायत है। ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 58 दिन के बाद आपको सडनली एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके बच्चे को इसने सर दबा के मार दिया है। ये इनका क्लेम है कि मार दिया है, और मारने का जो आधार इन्होंने बताया कि इसकी 58 दिन के बाद में 2 लोग बैठ के इसकी एक वीडियो बनाते हैं अपने फ़ोन से या किसी और माध्यम से, और उसी वीडियो को ये कन्फेशनल स्टेटमेंट मानते हैं। मानने के बाद पुलिस को बुलाती हैं, अब पुलिस के हवाले ये कर देते हैं। उसके बाद जांच प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद वो कोर्ट का केस होता है। मैं उसके बाद कोर्ट का केस होता है। जी, मैं शब्बीर जी का रुख करना चाहती हूँ। शब्बीर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी आखिरी दफा बात शहजादी से कब हुई थी? मुझे आवाज़ नहीं मिल पा रही है। उनके साथ जो होंगे प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है शब्बीर जी। हाँ, अब मुझे मिल पा रही है। शब्बीर जी, आपकी आखिरी बार शहजादी से बात कब हुई थी?
चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या मेरी आवाज़ मिल रही है शब्बीर जी आपको? आप लगा के देखिए, आप लगा के। शब्बीर जी, आपकी आखिरी बार शहजादी से बात कब हो पाई थी? मेरी जो है 1 तारीख, ये इसी 1 तारीख इतवार के दिन ये लड़की ने मुझे बताया था कि पापा एक लेडीज पुलिस और एक जेंट्स पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया कि जो 20 तारीख के बाद कभी भी आपको सजा दी जा सकती है, फांसी सजा। ठीक है, ठीक है रेहान, क्योंकि आप शहजादी को लंबे वक्त से जानते हैं, आप उसके दोस्त भी रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उज़ैर से भी आपकी मुलाकात हुई है जिसने शहजादी को दुबई भेजा था, आप उसके बारे में भी बताइएगा। आप शहजादी के भी बारे में बताइए कि ऐसा क्या रहा था कि वो घर छोड़कर दुबई चली गई थी, क्या उन्हें फंसाया गया था, और क्या जब वो दुबई पहुंच गई थी तो आप उनसे संपर्क में थे? क्योंकि क्या आपने दुबई में इंडियन एम्बेसी से कितनी बार संपर्क करने की कोशिश की है? यहाँ से सरकार से आपकी क्या गुहार है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से ये गुहार है कि अभी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं इंडिया में, तो मोदी सरकार उनसे बात करे और भारत की एक बेकसूर बेटी को बचाने की प्रयास करे। और उज़ैर से मैं पहली बार मिला था जब शहजादी दुबई जा रही थी, तो जाते टाइम शहजादी ने, उससे पहले उज़ैर को मैं नहीं जानता था, शहजादी ने बताया मुझे कि मैं दुबई जा रही हूँ भाई, तो मैं उनसे दिल्ली में मिला। और आप शहजादी को कैसे जानते हैं? सोशल वर्क के थ्रू, वो सोशल वर्क करती थी, लोगों का मदद का काम करती थी, तो हम एक दूसरे को हम लोग जानते थे जो भी सोशल वर्क करते थे। अच्छा, उसके बाद वो बांदा में थी और आप दिल्ली में थे? जी। और आप सोशल मीडिया के ही थ्रू मिले थे? जी जी जी, सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू। ठीक है, तो उसने आपको बताया कि वो दुबई जा रही हैं? हाँ, उन्होंने तब तक अपने परिवार में किसी को नहीं बताया था? नहीं नहीं, और उनके परिवार से भी हमारी बातचीत तब हुई जब शहजादी दुबई में शहजादी ऑफलाइन हो गई। 30 जनवरी को मेरी लास्ट बात हुई थी शहजादी से, 30 जनवरी 2023 को। उसके बाद 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो ऑनलाइन नहीं आई। तो हमने दुबई में एक साहब थे, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उनके अब्बा का नंबर दिया। उसके बाद हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तो हमने फिर उनके डॉक्यूमेंट लेकर के शहजादी के इंडियन एम्बेसी को मेल किया था 24 फरवरी 2023 को। क्या आपको भनक लग गई थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत हुआ है? जी, मुझे ऐसा कुछ लगा था कि शहजादी के साथ वहाँ पे कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि वो हमेशा ऑनलाइन रहती थी। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो 1 हफ्ते 10 दिन से ऑनलाइन ना आई हो और ना ही किसी से कांटेक्ट किया। मतलब हर दिन आपकी उनसे बात हो जाती थी? लगभग हफ्ते में 1 या 2 दिन तो बात हो जाती थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एम्बेसी से 28 या 29 फरवरी को मेल पे रिप्लाई आया कि 20 फरवरी से वो अलवतहबा सेंट्रल जेल में है मर्डर केस में, और उसमें केस नंबर था। उसके बाद एम्बेसी से मेल के थ्रू कम्युनिकेशन बनाने के बाद उन्होंने उनके फादर से एक लेटर लिखवा करके मांगा। वो लेटर देने के बाद एम्बेसी ने, ट्रायल चल रहा था उस टाइम तक, शहजादी से और फैमिली से किसी से कोई बात नहीं हो पाती थी। तो एम्बेसी में गायत्री प्रकाश मैडम थी, उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे अपने जेल में ऑफिशियल भेज करके वहाँ से फ़ोन कॉल का सिस्टम चालू कराया। जैसे एक अमानत नंबर दिया, उसमें रिचार्ज कराने के बाद हफ्ते में 7 मिनट के लिए एक कॉल फैमिली में वो कर सकती थी, जिसका चार्ज बहुत महंगा पड़ता था। तो वो कॉलिंग जब स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे आगे केस का प्रोसेस इसी तरीके से बढ़ता गया। रेहान, आपको कब पता चला कि शहजादी पर आरोप लगा है? क्या शहजादी ने, जब नाजिया फैज़ के जिक्र किया जा रहा है, जब वैक्सीनेशन के बाद आप ये कह रहे हैं कि उनका बच्चा 4 महीने का था, राइट? 4 या 7 महीने का। 4, ठीक है। तो इतने छोटे से बच्चे का वैक्सीनेशन के बाद जब वो नहीं रहा इस दुनिया में, उसके बाद आपको ये खबर कब मिली? क्या शहजादी से आपकी बात हुई उसके बाद? जी, बच्चे के डेथ के 2 दिन बाद शहजादी से मैसेंजर पे मेरी बात हुई थी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं। तो उसके बाद हमें शहजादी ने बताया कि ये बच्चा मेरे साथ ऐसे रहता था, बहुत सी इमोशनली अटैच थी उस बच्चे के साथ शहजादी,
और कोई भी नहीं कह सकता है कि जो खुद बच्चे को मारे वो इस तरीके से सैड होकर के सोशल मीडिया की उस दिन की पोस्ट भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत से लोगों से उनकी बात हुई थी, और उनकी मम्मी से भी, जिस दिन बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी उस दिन अपनी मम्मी से भी उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की थी। तो शहजादी पर जब बच्चा चला गया इस दुनिया से, उसके बाद से लेकर किस दिन तक ये कन्फेशनल वीडियो सामने आया, उस पर केस कब दर्ज किया गया, जिस परिवार के साथ वो इतने लंबे वक्त तक रही, जिन्होंने 2 बार उसका वीज़ा अपडेट कराया, फिर तीसरी बार किया, जिसमें ओनर का नाम कुछ और लिखा गया था, जिसका जिक्र एडवोकेट अली साहब लगातार कर ही रहे हैं, तो कितना ड्यूरेशन था बच्चे की जाने के बाद से लेकर उस केस तक के बीच में? क्या उस बीच में आपकी शहजादी से बात हुई थी कि परिवार जहां पर वो बेबी सिटिंग का काम करती है, वो परिवार उनके साथ ऐसा कुछ कर रहा है? जी, बात होती थी। हमारी बात होती थी लास्ट 30 जनवरी को बात हुई थी 2023 को, बच्चे की मौत के तकरीबन 1 महीने बाद। तो शहजादी ने ये कहा था कि ये हमें हो सकता है 1 महीने के अंदर में घर भेज दें, जैसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, वो शायद 8 फरवरी को बनाया हो या 9 फरवरी को, क्योंकि 10 फरवरी को उन्होंने शहजादी को पुलिस थाने में ले जा कर के जमा कर दिया था वीडियो बना करके। और वीडियो पुलिस में देने से पहले वो शहजादी का वीज़ा कैंसिल करा चुके थे। अच्छा, ठीक है। इसी बात पर अली साहब ये समझाइएगा, क्योंकि कन्फेशनल वीडियो की बात लगातार हो रही है, ये कन्फेशनल वीडियो किन सर्कमस्टांसेस में बनवाया गया था? क्योंकि उनका परिवार को मैं देख पा रही हूँ, शहजादी का भी बचपन से उसकी स्किन को लेकर कई सारे इश्यूज थे, उनको बहला फुसला कर दुबई भेजा गया, वो खुद ही इस बात की उनको जानकारी या इल्म भी नहीं होगा कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। कन्फेशनल वीडियो के बारे में जिस पर लगातार दावा किया जा रहा है फैज़ के परिवार की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी आपत्ति उसी कन्फेशनल वीडियो पे ही तो है। जब बच्चे की डेथ होती है, जिसके बारे में ये कहते हैं 7/12/2022 को बच्चे की डेथ हो जाती है, और 8 तारीख को आप एक परपटेड कन्फेशनल वीडियो बनाते हैं अपने घर में शूट करके। 58 दिन जो शहजादी है वो आपके घर में रही है, या नाजिया और फैज़ दंपत्ति के घर में वो रही है। अगर उसने मर्डर किया होता या बच्चे को मारा होता तो वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करती। आराम से अगर वो किसी भी डिस्ट्रेस कॉल करती तो वहाँ से उसको आराम से उसका दोबारा पासपोर्ट भी इशू होता, उसको टिकट भी मिलता, वो वापस भी आती, कनेक्शन भी थे उसके, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं रही। आपने किस सर्कमस्टांसेस में उससे वीडियो बनाया, परपटेड वीडियो, और उसी वीडियो के बुनियाद पे आपने उसको पुलिस के हवाले किया है? जब आपके पूरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ है तो आपने पूरे घर के अपने पूरे महीने के सीसीटीवी को क्यों नहीं कैद कर लिया? आप उसकी जांच करवा लेती पहले, उसके बाद वो देते। उसी कन्फेशनल वीडियो के स्टेटमेंट में जब हमारा ट्रायल चला है तो उस ट्रायल तक परिवार को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और चूँकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर था तो शहजादी पूरी बात नहीं, शहजादी के पास 2 लैंग्वेज बैरियर था। एक तो उसको ना अरबी आती है ना इंग्लिश आती है, वो सिर्फ हिंदी बोल सकती है। वहाँ उसके साथ ये था कि वहाँ उस वक़्त उसके पास कोई भी लॉयर अवेलेबल नहीं था कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जो उसका पक्ष रखे। यानी कि पहले ट्रायल जहाँ ट्रायल कोर्ट है, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस शहजादी को कोई भी लॉयर उसके पास उनकी तरफ से कोई बात कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद पुलिस ने जो वहाँ पे जो बनाया है वो एक साइडेड है। आपने किसी को ला के बोला कि आप इसको, एक गुड़िया उसके हाथ में दिया और कहा आप इसका नाक बंद करो। आप जब उसको ऑर्डर कीजिए कि आप इसका नाक बंद करके दिखाओ तो वो तो आराम से नाक बंद करके दिखाएगी, और आप उसके वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बोलेंगे इसने ऐसे मारा है। ये इस तरह से वहाँ एविडेंस क्रिएट हुआ है। क्योंकि नाजिया मैडम एक वहाँ इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, वो इन्फ्लुएंस रखती हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब उसके बाद जब हमारे यहाँ कन्विक्शन हो गई थी, उसके बाद हमें उसके कुछ दिन के बाद भी हमें मालूम चला, जब बहुत मुश्किल से अपील फाइल की गई थी इंडियन एम्बेसी के माध्यम से, जो अपील फाइल हुई वहाँ हमें जो लॉयर मिला, जो दिया गया, जो इंडियन एम्बेसी ने हमें दिलवाया था, उसको सारी फैक्ट्स इंडियन एम्बेसी ने बताया या शहजादी ने बताया, इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। वहाँ भी उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। जो फाइनल कोर्ट है हमारी, फाइनल कोर्ट में जो ऑर्डर है, ऑर्डर पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि जो परपटेड वीडियो है उस पर कोर्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हत्या में कन्विक्शन के लिए जो कारण वहाँ जो कारक होते हैं, जिस फैक्ट्स के बुनियाद पे और जिस फैक्टर के बुनियाद पे वहाँ डेथ पेनाल्टी होती है, वो इस केस में लैग कर रहा है। कोर्ट ने जब
कंक्लूसिव नहीं था, तो ये कहा कि जो विक्टिम फैमिली है उसके घर के 2 मेल मेंबर अगर आके ये शहादत दे दें, यानी ये गवाही दें ओथ लेकर के कि हाँ इसी ने इसको मारा है, तो उस पर हम फिर कुछ गौर करेंगे। तो कौन थे वो 2 जिन्होंने वोट दिया? 2 जो लोग आगे आए गवाही देने के लिए, उसमें एक साहब हैं नबील साहब और दूसरा है फैज साहब। अब यहाँ मसला ये होता है कि सवाल ये है कि क्या आपने अपनी आंखों से इसको कत्ल करते हुए देखा है? कत्ल करते हुए देखा है। उस पर इन दोनों ने 25 बार हलफ उठाया है और कहा कि हाँ इन्होंने देखा है, और इन्होंने हलफ उठा कहा कि हमारे बच्चे को इसने मारा है। अब बच्चे की डेथ होती है आपको 7/12/2022 को, और नबील साहब मरने के 10 दिनों के बाद आप दुबई जाते हैं, तो वो कैसे देख सकते हैं कि बच्चे को किसने मारा और किसने नहीं मारा? अब जहाँ रही बात फैज साहब की, फैज साहब और नाजिया मैडम दोनों खुद उस दिन ड्यूटी पे थे। जब ड्यूटी पे थे तो आपने भी नहीं देखा, तो आपने सिर्फ इस बात की गवाही दी कि जो वीडियो बनाया गया वो वीडियो हमारे सामने बनाया गया। वो वीडियो भाई जब 58 दिन से लड़की आपके घर में है तो आप उसको किसी भी हिसाब से मारपीट करके वीडियो बना सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी जो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जो फर्स्ट ट्रायल हुआ था, ट्रायल कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था? ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट भी डेथ पेनल्टी का था। स्टार्टिंग से ही डेथ पेनल्टी का वर्डिक्ट दिया गया था। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि तब आप कह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन के लिए शहजादी को कोई था नहीं, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा कंसर्न था। बाद में ट्रेनी एडवोकेट एम्बेसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वोट और ओथ को लेकर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ओथ को सवाल लेकर मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या यूएई कोर्ट को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, यूएई कोर्ट को हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। यूएई कोर्ट को हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेशन पे, और जो पर्पसफुली जो ये वीडियो बनाया गया उसमें 2 चीज़ें हैं। जो वहाँ का लॉ है दुबई अबू धाबी का, कि आप किसी भी डेड बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के आप उसको बरी नहीं करेंगे। इस केस में आपने कंसेंट दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। अब जब पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इस पर ज़रूर बात निकली कहीं ना कहीं से, तो मुझे ऐसा अभी महसूस होता है कि अगर ये पोस्टमार्टम हो जाता और अगर ये मेडिकल नेग्लिजेंसी का पार्ट होता तो वहाँ का कानून सख्त है। वो या तो उस दवासाज कंपनी पे कुछ ना कुछ पेनाल्टी लगाता, या इनका हॉस्पिटल जिनकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है उन पे पेनाल्टी लगाता। कुछ ना कुछ बीच में बात है जिसकी वजह से 58 दिनों के बाद वो बनाया गया है। ये हमको एक चीज समझ में इसमें आती है। शब्बीर जी, आपकी क्योंकि शहजादी से कई बार बात होती रही, उनके जेल जाने के बाद भी आपकी बात होती रही है। अभी जब उनका आखिरी कॉल आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 1 तारीख को उन्होंने आपको कॉल किया और बताया कि 20 तारीख के बाद उन्हें कभी भी फांसी लग सकती है, आपने क्या सरकार से बात की है? क्या आपने गुहार लगाई है? क्या कहा था शहजादी ने जब उनकी आखिरी बार आपसे बात हुई थी? मैडम सर, मेरा नाम शब्बीर खान है, और जो इन्होंने बताया है रेहान अशरफ ने, ये तो पूरी बात बता गए। इन्होंने ही सब कुछ किया है। एक तलहा नाम के लड़के हैं, एक माज साल वकील हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया है। और लड़की से मेरी बात होती रहती है और 4 दिन में, और यही लोग मदद कर रहे हैं। जितना भी इन्होंने जो किया, इन 3 लोगों ने किया। और मेरी इतनी आवाज़ नहीं थी कि मैं वहाँ जाता मैडम और कुछ करता। जो भी किया इन्होंने किया। मैं मीडियम किसान हूँ, मैं, मेरी उतनी आवाज़ नहीं है न वकील खड़े करने की। ये गुजारिश सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी लड़की की जांच कराएं और वहाँ की हुकूमत से बात करें कि एक बार जांच करवाएं। और बस यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। बस क्या कहूँ, उन्होंने सब बता दिया और मुझसे ज़्यादा जो उनको मालूम है। और आप तलहा का नंबर ले लें तो मैं नंबर दे दूँ, और 5 सब जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं उनका नंबर मैं दे दूँ, तो वो उनको बेहतर मालूम है ज़्यादातर। शब्बीर जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कई दफ़ा फ़ोन पर आपकी बातचीत होती रही होगी। एडवोकेट साहब ये भी बता रहे हैं कि मम्मी से भी उनकी बात होती रहती थी, वीडियो कॉलिंग पर लगातार बात होती रहती थी। दुबई जाने के बाद आप सभी संपर्क में थे। ये स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है, चैट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेहान अशरफ जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो शहजादी के दोस्त हैं, ये चैट है। आप देखिए इसमें, इस तस्वीर को देखिए और ध्यान से देखिए। ये वो बच्चा है और शहजादी है। वो बच्चा शहजादी के साथ किस तरह उनकी गोद में सो रहा है, और ये वो बच्चा है
और दूसरी तस्वीर चैट की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयान कर रही है रेहान। इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ बच्चे उन्हीं महिलाओं के पास जाना प्रेफर करते हैं जिनसे उनका जुड़ाव होता है। इस चैट में क्या क्या बातें आपकी हुई थी शहजादी से, वो भी बताइएगा। ये क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट है आपका और शहजादी का, इस बारे में भी बताइएगा। क्या वो बच्चे के साथ कई सारी आपको इस तरह की फ़ोटो भेजती थी? क्या वो दुबई में जिनके यहाँ काम करती थी, जब वो काम करती थी, क्या वो खुश थी? क्या बताती थी वो? मैम, बच्चे के डेथ से पहले सारी चीज़ें ठीक थी। वो बिल्कुल खुश थी, घूमने भी जाती थी, उसकी फ़ोटो वीडियो वो अपने सोशल मीडिया पे पब्लिकली डालती थी। बट बच्चे की जब डेथ हुई उसके बाद उनको वहाँ टॉर्चर किया जाने लगा। तो वो मुझसे नवंबर में ही कह रही थी, जनवरी में ही कह रही थी कि वो मुझे हो सकता है वो घर आना चाह रही थी। उन्होंने कई बार कहा, तो उन्होंने नादिया और फैज़ ने पहले तो बोला कि हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इस चैट में ये भी देख पाई थी रेहान कि एक ऑडियो मैसेज भेजा गया था, उसके नीचे लिखा था भूल नहीं पाऊंगी। क्योंकि ये तमाम चैट्स हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिनसे चैट हुई है शहजादी की, वही चैट है। क्या था उस ऑडियो मैसेज में और क्या था जो वो भूल नहीं पाएंगी? मैंने बच्चे के बारे में वो बोला था कि दुआ करके बोला था कि परेशान मत हो, अब बच्चा जो जाना था वो जा चुका है, अब ज़्यादा परेशान होने से क्या हो सकता है। तो उसने बोला था कि बच्चे से इतना पर्सनल अटैचमेंट था कि मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगी। और आपने ये भी लिखा है ख्याल रखो अपना, ठीक है। बच्चे के साथ की तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि वो बच्चे के साथ कितनी घुल मिल गई थी। बच्चा कितना घुल मिल गया था रेहान? बच्चा डेली उनके पास ही सोता था, इसी तरीके से उनके गोद में सोता था, अपने मम्मी पापा के पास वो नहीं सोता था। आपने ये भी उनसे पूछा है क्या हुआ बच्चे को? जी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि बच्चे को कोई वैक्सीन लगी थी और 2 दिन पहले लगी थी। उसके बाद पूरे दिन बच्चा रोया है, परेशान था। और शहजादी ने उनके मम्मी पापा जब वो काम पे गए हुए थे तो उनको भी फ़ोन करके बोला है कि इतना ज़्यादा नहीं रोता है। उसके बाद जब बच्चा सो गया, बच्चे को दूध उसकी दादी ने पिलाया, यानी फैज़ की माँ और नादिया की सास ने। जब बच्चे को दूध पिलाया उसके बाद शहजादी ने सिर्फ बच्चे को ले जा करके बेड पे सुलाया था। उसके बाद काफ़ी देर हो गई तो उसने फ़ोन करके बताया कि बच्चा इतनी देर तक नहीं सोता है, काफ़ी देर तक सो रहा है। तो वो बोलें कि कोई बात नहीं, हम आकर देखेंगे। पहले वो काम से नहीं आए, जब उनकी ड्यूटी पूरी हो गई तो वो आई तो आकर खाना खा रही थी। तो शहजादी ने कहा कि इतनी देर तक नहीं सोता है भैया, तो आप एक बार देख लीजिए। तो गुस्से में नाजिया ने यह भी कहा कि चैन से खाने भी नहीं दोगी शहजादी को। उसके बाद जब वो बच्चे को देखी तो वो बच्चा नीला पड़ चुका था। तो वो लोग लेकर के हॉस्पिटल में गई। तो हो सकता है बच्चे की घर पे डेथ हुई या रास्ते में हुई, ये पता नहीं लग पाया है। हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने पहले जब हॉस्पिटल से कंफर्म हुआ कि बच्चा मर चुका है तो वहाँ पे झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद जब हॉस्पिटल के लोगों ने बोला कि आप पोस्टमार्टम कराओ कि बच्चा किस वजह से मरा है, तो अगर हमारी गलती होगी तो हम मानेंगे। तो उसके बाद अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ। रेहान, क्या ये जो चार्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये आपकी लास्ट चार्ट थी? उसके बाद क्या जब वो जेल गई तो जैसे परिवार वालों से उनकी बात होती थी, क्या आपकी भी बात हो पाई उनसे? मेरी लास्ट बात मैसेंजर पे 30 जनवरी को हुई होगी। उसके बाद ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और IMO सब कुछ इनके फ़ोन से डिलीट हो चुका था। तो बाद में मुझे पता लगा कि इनसे 2 या 3 दिन पहले फ़ोन छीन लिया गया था इनका, जो कि अभी भी उन्हीं के पास है, नादिया फैज़ के पास इनका फ़ोन है। तो ये फ़ोन छीन लिया गया था, तो हमें पता नहीं लग पा रहा था कि शहजादी किस हाल में है। तो हमने फिर इनके दुबई में हमारे जानने वाले थे जिन्होंने कभी शहजादी की कुछ हेल्प की थी, जैसे शहजादी लोगों की हेल्प करती रहती थी। तो अच्छा, ये ईमेल्स भी हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये वो ईमेल्स हैं जो रेहान ने दुबई में कई मिनिस्ट्रीज को भेजे हैं और साथ ही साथ इंडियन मिनिस्ट्री को भी भेजे हैं। इन ईमेल के जरिए इंडियन एम्बेसी को भी भेजे गए हैं। यही इनका संपर्क का जरिया था रेहान। आपने बहुत कोशिश की है, उसका कार्ड भी भेजा है जो वो बेबी सिटिंग का काम करती थी। रेहान, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, उज़ैर को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही शहजादी को दुबई भेजा था। क्या बोलकर दुबई भेजा था? क्या उनकी स्किन ठीक हो जाएगी? क्या बहलाया फुसलाया था? क्या झूठ बोला था? क्या सच बोला था? क्या है, कौन है, कहाँ है उज़ैर?
उज़ैर आगरा का रहने वाला है और उज़ैर के बारे में शहज़ादी ने मुझे जाने से 2-4 दिन पहले बताया था। अगर पहले बताया होता तो मैं उसके बारे में ज़्यादा मतलब शहज़ादी को बता देता। मैं अगर पुरानी चैट दिखाऊं तो मैंने बताया था शहज़ादी को कि उज़ैर सही नहीं है, जैसा मुझे मिलने से लगा था। ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान लगा था मिलने से। आपको क्या लगा था? मिलने से लगा था ये इंसान सही नहीं है। देखने जैसे से क्या ठीक नहीं जैसे लगा आपको? इसके काम बहुत सारे हैं दिल्ली में, पता नहीं, वैसे तो इसके शायद शूज़ का कोई फैक्ट्री है, जूते का काम करता है, मगर कभी मेरे को 2-3 बार इसने कॉल किया शहज़ादी के थ्रू, जान पहचान होने के बाद दिल्ली में किसी के बारे में बताता, बोलता भाई इस एरिया में कोई जान पहचान का है, एक बंदा मेरा पैसा लेके भाग गया है, उसको ढूंढना है, उसका दुकान है कि नहीं है। इस तरीके से मेरे को उसने 2-3 बार काम बताया, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने शहज़ादी को ये सब कुछ होने से पहले ही मैसेंजर में बताया था कि शहज़ादी इनकी तारीफ़ करती थी, तो मैंने बताया कि मुझे ये बंदा सही नहीं लगता है। क्या शहज़ादी मिली थी पहले? शहज़ादी पहले से जानती थी उज़ैर को। ठीक है, ठीक है। मैं वकील साहब के पास आना चाहूँगी। अली जी, एक बार ये भी बताइएगा कि इस वक्त हमारे पास शहज़ादी के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, शहज़ादी के पास इस वक्त 2 विकल्प बचते हैं। एक तो पहली बार शायद क्राउन प्रिंस अबू धाबी के इंडिया आ रहे हैं, जिनकी स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल मीटिंग हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से है, प्रधानमंत्री जी से है। मैं ये चाहता हूँ कि ये केस चूँकि डाउटफुल है, तो वो एक बार स्टेट के लेवल पे ये क्राउन प्रिंस से ये मांग उठाएं, अगर वो उठा सकें तो, कि इसको या तो पार्डन दिया जाए या इस पूरे केस की री इन्वेस्टिगेट किया जाए नए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बुनियाद पे। अगर शहज़ादी गलत हो तो ठीक है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो चीज़ें बीच में लूप होल्स आए हैं, उसके बुनियाद पे दोबारा इसका रीट्रायल किया जाए या पार्डन दिया जाए। एक तो हमारे पास ये है। दूसरी, मैं फिर कहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा नाज़िया और फैज़ के बारे में नहीं बोला है, मैं फिर कहता हूँ कि ये चीज़ जो है, जो हो गया सो हो गया, इसमें आप भी डाउटफुल हैं और हम भी डाउटफुल हैं। आपके पास सिर्फ एक सबूत की बुनियाद पे, जो परपटेड वीडियो आपने किस हिसाब से बनाया है वो बेहतर आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। अगर आप पार्डन देना चाहते हैं इसको, तो अभी पार्डन दे दीजिए। अभी हमारे पास 11 दिन बचा हुआ है। अगर वो 11 दिन में हमें पार्डन देती हैं तो फिर चांसेस ये हैं कि शहज़ादी बच सकती है। बस 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यही 2 विकल्प। तीसरी मुझे शिकायत बांदा पुलिस से है, जो मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, बांदा पुलिस से मुझे शिकायत है। हम लोगों ने बहुत पहले उज़ैर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई कोर्ट के माध्यम से। उसमें हमारे जो वहाँ के बांदा के जो वकील साहब दीक्षित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से केस की पैरवी की। मतलब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया? पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज कराई। ठीक है। उसके बाद 1 महीना होने को आया, हमने ज्ञापन दिया कि ये उज़ैर भाग सकता है देश छोड़ करके, आप इसको अरेस्ट कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहज़ादी के साथ साथ और भी कुछ लोगों से इन्होंने पैसा लेके किसी और को फंसा तो नहीं दिया हो। इसकी भी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बार बार समस्या देश में आता है। लेकिन उसके बाद उज़ैर साहब ने हाई कोर्ट में बादाफ़ता अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव की, जो वहाँ से खारिज हो गई है। बांदा पुलिस ने इसमें उज़ैर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, और ना पूछताछ के लिए कि इसमें क्या हुआ है और कैसे किस तरह से वो दुबई गई हैं। एक बार कम से कम आप फैज़ साहब को नोटिस तो भेजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ, आप भेजिए नोटिस। पूछना चाहूंगी शब्बीर जी, उज़ैर से क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है? आपकी बेटी शहज़ादी उज़ैर के कहने पर भारत छोड़कर दुबई चली जाती है, क्या आप लोगों ने FIR दर्ज कराई थी? क्या आप सब कभी आगरा पहुंचने कर कोशिश किए थे जानने के लिए कि उज़ैर कौन है? जी, मैं एक महीने में गया था, जब इसको मालूम चला। जब तक बच्चा नहीं मरा, जब तक बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे। लेकिन बच्चे के मरने के बाद ही 58 दिन के बाद मेरी लड़की को फंसा रहे हैं। और फिर जब बच्ची मेरी बात होने लगती है, जब कोई हुआ बताती है मेरी बच्ची मुझे, तो हम आगरा गए थे ये मई के महीने में कि हमको वहाँ पर दिया जाए। मेरी लड़की ने किया या न किया, तो किसी ने भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। वहाँ के लोगों से, हमने अच्छे लोगों को इकट्ठा करके, उन्होंने भी काफी सिफारिश की, भाई माफ कर दो, ये आए हैं। पुलिस ने भी एक छापा डाला, लेकिन वो भाग गया। वो आज भी तक फरार है वो। और पुलिस, हमने FIR भी कराई, लेकिन यहाँ की पुलिस ने कुछ नहीं किया। मदौर थाने की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और मेरी बच्ची को मौत के एक दिन हमको भाव है, हम पे कहते
मेरी बच्ची को बचाए। जो भी वो आ रहे हैं दुबई से, उनसे बात करें और मेरी लड़की को फांसी रुकवाए, फिर जांच करवाए। मैं ये चाहता हूँ भारत सरकार आपके माध्यम से ये मैं मेरी बात पहुँचाए वहाँ तक। मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। मैं गरीब किसान हूँ। मेरी औकात नहीं हमारा वकील खड़ा करने की, नहीं वहाँ जाने की। और वहाँ जो शख्स वहाँ है नहीं, वो क्यों झूठी कसम खा रहा है? वहाँ की अदालत को उसने गुमराह किया, धोखा दिया। और मैंने सुना कि वहाँ कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन उस औरत ने अपने असर के वजह से अपने असर की कानून को ताक में रखकर बगैर पोस्टमार्टम मिट्टी कराई बच्चे की, और मेरी बच्ची को फंसा दिया। मैं इंसाफ चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो मेरी लड़की को इंसाफ दिलाएं। क्या इस देश की बच्ची नहीं है वो? योगी जी से कहूँगा कि मेरी बच्ची को की साथ दे और मदद करें और मुलजिम को पकड़वाएं। अभी तक मटौन थाना पुलिस नाकाम है। और मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। शब्बीर जी, मैं समझ सकती हूँ, आप पिता हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बेटी तो दिल का टुकड़ा होती है, और मैं आपकी बात को भी समझ पा रही हूँ। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ शब्बीर जी कि जब शहजादी घर छोड़कर गई थी तो क्या आपको इस बात की जानकारी थी? हाँ, वो कह रही थी कि 3 महीने के लिए जा रही हूँ और 3 महीने के मैं आ जाऊंगी। और उजैर ने भाई मानती थी। वो भाई वाकई में भाई से ज्यादा, जो मेरे 4 बच्चे हैं मैं उनको 500 बेटा मानता था। मेरे सामने मुलाकात नहीं हुई उजैर से, लेकिन वीडियो कॉल पे बात हुई 1-2 मरतबा। और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे मेरे आपराधिक टाइप के वो व्यक्ति है। और नई मंडी थाना भी आप उसका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, वहाँ उसका रिकॉर्ड दर्ज है। वो उजैर उस पन्ना चौधरी के नाम से मशहूर है। वो उजैर से कम बल्कि पन्ना चौधरी के नाम से वो मशहूर है। मैडम, आप पता कर सकती हैं। जब बाद में हमको मालूम चला, फिर वो 6 महीने का पिज्जा बढ़वा दिया, फिर 2 साल का बंधुआ वाला। और मेरी लड़की बात तो करती थी, लेकिन इस तरह से जैसे कोई खड़ा है तो इधर उधर देख के बात किया करती थी। मैंने कहा क्या बात है बेटा? कभी कभी रोया करती थी। तो मैंने कहा क्या बात है? तो वो बहाना करती थी जब चल गई थी तो नशे क्या करती थी, पेट की यहाँ से वहाँ। तो वो बहाना करते तो हम आ जाते थे। शब्बीर जी, क्योंकि आप पिता हैं, आप माता पिता तो बच्चों को देखकर ये बता देते हैं कि क्या बच्चा ठीक है या बच्चा ठीक नहीं है। तो क्या जब आपकी वीडियो कॉल के जरिए बात होती थी तो आपको कभी ये महसूस होता था या एहसास होता था कि सब कुछ शहजादी के साथ ठीक नहीं है? बिल्कुल सर, एहसास होता था, ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन वो हमको वो घुमा देती थी मेरी लड़की, इसलिए वो खड़े होकर बात कराया करते थे। अब मेरी लड़की बताती है ना जेल से, तो वो लोग पापा खड़े होकर तो लोग बात कराते थे। हम फिर बात करने के बाद मेरा मोबाइल छीन लेते थे। तो कब बता दिया आपको? और ये बात है, मैं क्या बताऊं। बहुत मेरी लड़की को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। उसको बचा लीजिए सब लोग मिलके। मैं ये चाहता हूँ मेरी लड़की बच जाए, उसकी जांच करवा दें। बस मेरे फांसी रुकवा दें, उसकी जांच करवा दें। मेरी लड़की अगर वाकई निर्दोष है, उसको सजा दी जाए, नहीं तो उसको छोड़ा जाए। ये चाहता हूँ। शब्बीर जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे कंसोल कर सकूं, पर मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी बात हमारे इस शो के माध्यम से सरकार ज़रूर सुन रही होगी और इंसाफ मिलना चाहिए। किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, यही हमारे देश का कानून कहता है और यही हम हमेशा देखते आए हैं। शब्बीर जी, अगर मैं परिवार के बाकी सदस्यों की बात करूं तो उनका क्या कहना है? क्या शहजादी बात करती रहती थी? मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, जब शहजादी जेल में बंद हुई तो शहजादी की आपसे क्या बात होती थी? क्योंकि कुछ वक्त दिया गया था कि वो आपको फ़ोन कॉल कर पाए। एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, आवाज़ कर रहे हैं वो लोग, आवाज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं पीसीआर से बोलूँगी कि आवाज़ आपकी कनेक्ट करने की कोशिश करें। अली साहब, कई ऐसे पेचीदे मामले होते हैं जिसमें अक्सर समझ नहीं आता है, क्योंकि देखिए भारत का कानून तो एकदम अलग है और भारत की वकालत भी अलग है, लेकिन यूएई का ये मामला है
और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे मामले जब दूसरे देश में होते हैं जहाँ हमारे देश के लोग जाते हैं तो किन प्रावधानों के तहत लॉ क्या कहता है? क्या हमारे देश में हमारे देशवासियों के लिए कोई प्रोटेक्शन का कोई लॉ है? क्या कोई इंडियन आइज से, इंडियन लीगल सिस्टम से कोई ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड? वहाँ जो कानून है वो तो वहाँ के अकॉर्डिंगली लॉ लैंड ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। जो वहाँ का कानून है वहाँ के एतबार से चलेगा। हम लोग इंडियन लीगल सिस्टम को वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर ये होता है कि इंडिया की जो एम्बेसी है वो वहाँ फंसे हुए लोगों को कानूनी मदद मुहैया करा सकती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इंडियन एम्बेसी जो है हत्तुल मुक़दार जितना उनके बस में होता है वो सारे लोगों की मदद करती हैं। ठीक है, मेरे साथ बांदा से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मैं धर्मेंद्र जी का रुख करना चाहूँगी। धर्मेंद्र जी, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार स्टेट में है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई मदद की जा सकती है? पूरा परिवार, उनके पिता बैठे हैं शहजादी के, शब्बार जी बैठे हैं, एडवोकेट साहब बैठे हैं, रेहान जी बैठे हैं, हम सबका आपसे यही सवाल है। धर्मेंद्र जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ ली जाए इस प्रकरण में, ये पॉलिसी मैटर न होकर इंडिविजुअल मैटर है। ये जो लड़की थी, यहाँ पर एक रोटी बैंक का क्लब चलता था, उसी सोसाइटी में काम करती थी। उसके बाद ये आगरा के एक व्यक्ति के संपर्क में आई, उजैर नाम के। उसने इसको हनी ट्रैप किया, इसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया या कैसे भी किसी भी तरीके से इसको केयर टेकर के रूप में अपॉइंट कराया दुबई में। अपॉइंट कराने के बाद जब घर वालों को पता चला इस पूरे प्रकरण की, तो उसमें सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप तुरंत उसको पहले तो उसके खिलाफ FIR हो गई, तो मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी सीधी गिरफ्तारी होनी है। रही बात UAE की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उसको 21 तारीख को जो फांसी की डेट मुकर्रर है, उसमें भारतीय दूतावास लगातार इनके परिजनों से संपर्क में है। और भारत सरकार अपने प्रत्येक नागरिक की कीमत को समझती है और उसकी भरसक मदद, उसको कानूनी सहायता भी वहाँ के कानून के हिसाब से भारतीय एम्बेसी करा रही है। और एक मौका UAE ने दिया भी है, ये भारत सरकार की पहल का ही प्रतिफल स्वरूप है कि एक मौका उसके पक्ष को, उसके साक्ष्यों को देने के लिए एक मौका भी दिया गया है UAE की सरकार द्वारा, उसके वहाँ के लॉ के अनुसार। तो इसमें बिल्कुल से बहुत संवेदनशील विषय है। भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में अगर कहीं भी है तो भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय सरकार हर तरह से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए हर लेवल पर जाकर काम करती है। धर्मेंद्र जी, आप एक बात बताइएगा, क्योंकि शब्बीर जी का ये कहना है कि उनकी बेटी शहजादी से 1 तारीख को आखिरी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन उनको फांसी की सजा मिल सकती है, 21 को भी मिल सकती है। उसको लेकर आप लोगों की, क्योंकि इनकी गुहार तो सरकार से ही है सर, क्या आप लोग मदद कर रहे हैं? क्या आप लोग मदद करेंगे? क्या ये फांसी रुकेगी सर? बिल्कुल, भारत सरकार भरसक प्रयास कर रही है, कूटनीतिक पहल भी इस पे जारी है। UAE सरकार से भी लगातार हम संपर्क में हैं और लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं। और एक मौका, देखिए, बहुत निष्पक्षता से इस बात को समझा जाए, अगर कोई अपराध वास्तव में हुआ है तो उसको कानून के दायरे पर लाकर ही न्याय की पैरवी की जा सकती है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब शुक्रिया। अगर भारतीय नागरिक है और उसने अपराध किया है और फिर उसको आउट ऑफ बे जाकर निकालने में तो थोड़ा सा कठिनाई की बात है, लेकिन अगर वो निरपराध है तो उसको अपना पक्ष साक्ष्यों सहित रखने के लिए भारत सरकार की पहल का ही प्रतिफल है ये, कि उसको अपने साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के लिए एक मौका दिया गया है। ये भारतीय मतलब कूटनीतिक, मैं कहूंगा कि पहल की विजय है कि हमको अपने साक्ष्य और अपने प्रमाण देने के लिए एक अवसर मिला है। ठीक है और हम धर्मेंद्र सब लोग भी इस बात के लिए चाहते हैं कि हमारी बांदा की बेटी है सुरक्षित अपने घर आए। अच्छा, और उजैर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? मेरा आखिरी सवाल, क्या उसकी उजैर के खिलाफ उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है और आगे कुछ नहीं हुआ है, खाली मुकदमा रजिस्टर किया गया है? कानून के दायरे पे ही कार्रवाई होगी। ठीक कोई है, अगर किसी ने अपराध किया तो मुकदमा पंजीकृत होगा, गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ फिर कोर्ट अभी तक नहीं हुई है? मतलब कि धर्मेंद्र जी, अभी तक उजैर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? लगातार दबिश डाली जा रही है और मुझे लगता है विदिन 24 घंटे के अंदर उजैर की गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, शुक्रिया ऑन दैट नोट धर्मेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना होगा अली जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया की तरफ से तो जो ट्रेनी एडवोकेट का आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये बातें हैं कि ट्रेनी एडवोकेट होने के बाद भी हम ये शहजादी ये केस हार चुकी है? बिल्कुल। अब मैं उसमें एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि केसेस बहुत होते हैं, इंडियन एम्बेसी
अपने हिसाब से एडवोकेट्स प्रोवाइड करती है। वहाँ एडवोकेट्स थोड़े महंगे होते हैं। तो ट्रेनिंग एडवोकेट का मेरा मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड लॉयर वो नहीं थी जिनको अपॉइंट किया गया था। आप ये कह रहे हैं कि आपका केस सही से नहीं? हाँ, वो बहुत ट्रेंड एडवोकेट नहीं थी। हमें हमारे वहाँ जो हम लोगों ने जो वकील किया था बाद में सेकंड अपील में, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ट्रेंड एडवोकेट नहीं थी। दूसरे सोर्सेज से भी हमें ये बात मालूम हुआ। खैर बहरहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। जहाँ तक अभी जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कूटनीतिक तौर पे हमें रखने का मौका मिला, हमें कूटनीतिक तौर पे अपनी बात रखने का मौका सेकंड अपील में मिला। जब हम लोगों ने अपना लॉयर वहाँ खड़ा किया तब हमने पूरी बात रखी। लेकिन जो बात हमने रखी वो बात ट्रायल की थी। स्टेज पे तो हम सिर्फ प्रोसीजर और लीगलिटी को चैलेंज कर सकते थे, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया, जिसमें एक ये है कि हाउ टू टेक द ओथ की क्या वैलिडिटी होगी और कैसे वैलिडिटी होगी, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हुआ है। रेहान, आप कुछ कहने चाह रहे थे? मैम, जो एडवोकेट एम्बेसी के तरफ से मिले थे तो उनको जजमेंट का पता नहीं था। हमें जजमेंट का अनऑफिशियल जेल से ही पता लगा था कि डेथ पेनल्टी है। ये पिछले साल 2023 की बात है। उसके बाद हमने बहुत सारे तकरीबन 10 से 20 मेल किए, फिर भी एम्बेसी की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ कि क्या सज़ा हुई है कोर्ट से। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी को दुबई में इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि उसको डेथ पेनल्टी हो चुकी है। अच्छा, ये डेथ पेनल्टी 2024 में जब हमने अपना एडवोकेट किया तब आपको पता लगा। 2023 में जब हमने अपना एडवोकेट किया तब उनके थ्रू पता लगा कि ये पिछले साल जो सज़ा हुई थी वो डेथ पेनल्टी है। अपील के 2 स्टेज पे हमारी अपील वो हो गई, रिजेक्ट हो गई। लास्ट में जो जजमेंट आया था सिर्फ उस जजमेंट को रिव्यू किया गया है, केस में कोई जांच नहीं हुई दोबारा से, रीट्रायल नहीं हुआ। तो और आपकी मांग क्या है? रीट्रायल अगर रीट्रायल होता है तो अगर रीट्रायल होता है तो दो मांगे, रीट्रायल और बच्चे का पोस्टमार्टम। क्योंकि देखिए, ठीक है, बच्चे की डेथ हो गई है, 7/12/2022 को हुई है, 9 या 10 तारीख को बच्चे की तदफीन हुई है। लेकिन अली जी, लेकिन अगर छोटा था तो ये बच्चा छोटा उनका था, परिवार का हो सकता देखिए, है। वो दुबई है। हाँ, मेरा ये कहना था, इसमें देखिए आप चैटिंग देखिए, चैटिंग में लिखा हुआ अभियारा वैक्सीन लगवाई थी उसको जहर फैल गया। मेरा एग्जैक्टली यही क्लेम है कि वैक्सीन लगवाई गई थी उसको जहर फैल गया है। अगर अभी भी बच्चे का दोबारा अगर पोस्टमार्टम होगा उसकी बॉडी का, तो ये आजकल साइंटिफिक माध्यम से ये बात प्रूव हो जाएगी कि उसको उसकी जो डेथ हुई है वो किस माध्यम से हुई है, उसमें हुआ है या नहीं, चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरा यही तो कहना है। ठीक है रेहान, एक बात बताइए आपकी, क्योंकि आप शहजादी से पहले से ही संपर्क में थे, जब वो उनके दुबई जाने से पहले आपने भी कहा था कि उज़ैर अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसकी बात पर भरोसा मत करो। और मैं ये जाने के बाद अच्छा, जब वो दुबई चली गई थी तब आपने कहा। मुझे उस परिवार, फैज़ के परिवार के भी बारे में बताइएगा, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा था, जहां पर वो गई थी, शहजादी जहां काम कर रही थी, उनके घर का माहौल कैसा था? क्योंकि आपकी लगातार बात होती थी, आप बता सकते हैं। वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उन्होंने सिर्फ शहजादी को नहीं फंसाया था। वहाँ दुबई में एक रेस्टोरेंट में वाराणसी के पास का लड़का जॉब करता था, तो उसको इस केस का मास्टरमाइंड बता करके उसको फंसाया था कि इसने शहजादी को बोला, शहजादी ने इसको बोला, इसने शहजादी को बोला कि बच्चे का गला दबा करके तुम मार दो और हम दोनों चले जाएंगे। ये कौन सा लड़का है वाराणसी का? ये वाराणसी का। इस केस में दो लोग एक्यूज थे। अच्छा। एक शहजादी और मास्टरमाइंड बनाया था मेराज नाम के लड़के को। और मेराज कहाँ है? मेराज बरी हो चुका है इस केस से। तो मेराज कहाँ का रहने वाला? वाराणसी का रहने वाला है, वाराणसी के पास का। तो हम मेराज का कांटेक्ट ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे पास मेराज का कोई कांटेक्ट नहीं था। तो मेराज ने खुद मुझे कांटेक्ट किया जेल से, जैसे ही वो बरी हुआ उसने कांटेक्ट किया। उसने बोला कि मुझे कोर्ट में कुछ बोलने नहीं दिया गया, ना पूछा गया मेरे से, सिर्फ मेरे पर्सनल मैं क्या काम करता हूँ, कैसे शहजादी को जानता हूँ, और मैं उस वक्त रेस्टोरेंट में काम कर रहा था जब ये सब घटनाएं हुई थी। इस वजह से मेरा कोई मतलब सबूत नहीं मिला कि मैं शहजादी के या उनके घर पे गया हूँ, तो पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। मेरे से कोई भी पूछताछ नहीं हुई। और मेराज पर आरोप किसने लगाया था? मेराज पर आरोप नादिया फैज के परिवार ने लगाया था कि इसके कहने पर उसने बच्चे का गला दबाकर मार दिया है। क्या मेराज और शहजादी एक दूसरे को पहले से जानते थे या दुबई में किस तरह जानते थे? सोशल मीडिया पे जानते थे, और वो जैसे वहाँ पे शहजादी को पास में ही रेस्टोरेंट में काम करता था, तो खाना वगैरह ला करके रेस्टोरेंट से वही डिलीवर करता था। ठीक है, मैं शब्बार जी का रुख करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कई सारी बातें शब्बार जी यहाँ पर
लगातार सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं क्लोजिंग की तरफ हूँ अपने शो के, आपकी सरकार से क्या गुहार है सर? शहजादी को लेकर लगातार आप बातें कर रहे हैं, क्या सरकार का नुमाइंदा आपके यहाँ पर आया है? किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की है? किसी की तरफ से मुलाकात हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आपकी लास्ट अपील क्या होगी इस शो पर? सर उससे है मैडम, मुझसे बात कर। हाँ जी 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 शब्बीर जी, आपसे ही बात कर रही हूँ। जी, जब मुझसे आज तक किसी सरकार के किसी वहां से कोई मुझे वो नहीं आया कि मैं बात मुझसे कोई करे या कोई दिलासा दे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। और बस मैं यही गुहार लगाता हूँ कि मैं आज भी लगाई हूँ, आज भी मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार से प्रधानमंत्री जी और विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय से कि वहाँ की एम्बेसी से बात करें, वहाँ की हुकूमत से बात करके मेरी लड़की की फांसी रुकवाएं, जांच करवा दें। बस यही मांग करता हूँ मैं। आज में उम्मीद है, मुझे यकीन है इस सरकार, भारत सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर की जो मुल्जिम दो यहाँ पे है पन्ने चौधरी और अंजुम सांग देगा, फिर इनको उठवाएं, इनको पकड़वाएं। और तो वहाँ पे है जो नाजी तो वहाँ दुबई आबू धाबी में है। ये लोग जो यहाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको पुलिस और पकड़े और पूछताछ करे सख्ती से और मेरी बेटी को फांसी रुकवाएं और जांच करवाएं। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से। ठीक है अली जी, आपसे मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। लीगल पॉइंट्स पर आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, 21 तारीख करीब है। 21 तारीख बहुत करीब है, लेकिन एक जो मुझे उम्मीद है, बहुत हद तक मुझे उम्मीद है इस बात का कि जब पहली मर्तबा भारत आ रहे हैं, वहाँ के क्राउन प्रिंस या किंग जो हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, तो हो सकता है कि उनके इंटरवेंशन पे ये हमारी फांसी टल जाए। ये हमें बहुत हद तक उम्मीद है और इसमें जैसी भारत सरकार थोड़ी भी कोशिश करेगी तो हो सकता है कि जो फैमिली है उससे भी समझौता हो जाए और उससे भी पार्डनिंग हमारे लिए हो जाए, कि पार्डनिंग ही अब हमारे लिए एक रास्ता बचा हुआ है जिससे शहजादी बच सकती है। ठीक है, शुक्रिया अली साहब आपका। शब्बीर जी, रेहान अशरफ हमारे साथ इस शो में बैठने के लिए, शहजादी की तमाम बातें बताने के लिए। क्योंकि देखिए हमारे देश में बांदा से बिलोंग करती है शहजादी और कैसे बहला फुसला कर वो दुबई पहुंची, बेबी सिटिंग का काम किया। इतने 2-3 साल के वक्त में इतनी बड़ी बात हो गई। बांदा से लेकर दुबई तक, सोशल मीडिया से लेकर फांसी तक का ये जो सफ़र रहा, गुहार और मुहिम इंडिया डेली की यही है कि सत्य पता चले और जो सत्य है उसको इंसाफ मिले। इसी के साथ मेरे साथ इस शो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अहम मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।